सोचिए अगर एक छोटी सी बात पूरा केस ही पलट दे। एक मतलब खचाखच भरा हुआ कोर्टरूम में सालों पुरानी पुश्तैनी संपत्ति का विवाद चल रहा है। हाँ, ऐसे केसेस तो रोज ही आते हैं। बिल्कुल। और एक पक्ष के वकील बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि केस तो उनकी मुट्ठी में है, क्योंकि दूसरे पक्ष में कोई बड़ा बेटा या पुरुष उत्तराधिकारी बचा ही नहीं है। उन्हें लग रहा है कि अब तो उनकी जीत पक्की है। वही ना, उन्हें लग रहा है खेल खत्म। लेकिन तभी कोर्टरूम में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ बदल जाता है, पूरी बाजी पलट जाती है, सिर्फ ये साबित होने पर कि परिवार की एक बेटी भी पूरे परिवार की संपत्ति की कर्ता यानी सुप्रीम मैनेजर हो सकती है। सही कहा। और यही वो पल होता है जहां कानून की एक छोटी सी पर गहरी समझ बड़े बड़े दिग्गजों को चौंका देती है। सुनने वाले जुड़ चुके हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल से, और ये वकील साहब की एक नई सीरीज है, टॉपिक्स ऑन व्यूअर्स डिमांड। ये टॉपिक डायरेक्टली दर्शकों के कमेंट्स और रिक्वेस्ट के बेस पर लाया गया है। जी हाँ, और आज के इस डीप डाइव का मिशन बहुत क्लियर है। हमें ये समझना है कि आखिर ये HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली असल में है क्या, इसके काम करने के लीगल रूल्स क्या हैं, और चाहे लॉ का एग्जाम हो या असली कोर्टरूम, इसमें की गई एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ डेफिनेशन एंड लीगल पोजीशन, HUF की परिभाषा और कानूनी स्थिति का सिद्धांत। सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है, और शायद लॉ पढ़ने वाले हर स्टूडेंट के दिमाग में आता होगा, क्या है वो सवाल? वो ये है कि कानून इसे डिफाइन कैसे करता है। अगर मैं हिंदू लॉ की मोटी मोटी किताबें खोलूं, तो क्या वहां कोई ऐसा पैराग्राफ मिलेगा जो साफ साफ कहे कि भाई यही HUF है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि यही तो सबसे बड़ा लीगल ट्विस्ट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस हिंदू कानून के तहत इतने सारे पारिवारिक फैसले सुनाए जाते हैं, उसमें HUF की कोई तय या एग्जॉस्टिव परिभाषा दी ही नहीं गई है। कोई एक एग्जैक्ट लाइन नहीं है जो कहे कि बस यही HUF है। वेट, सच में कानून में परिभाषा ही नहीं है? तो फिर सरकार, खासकर इनकम टैक्स वाले, इसे पहचानते कैसे हैं? वही तो। मैंने सुना है कि HUF का अपना एक अलग पैन कार्ड बनता है और लोग इसके जरिए टैक्स बचाते हैं, तो वो सब कैसे होता है? देखिए, एकदम सही पॉइंट उठाया है। कानून में इसे परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे बहुत अच्छे से पहचानता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 231 के तहत HUF को एक अलग टैक्सेबल पर्सन माना जाता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। एक आम इंसान को इनकम टैक्स में छूट मिलती है, जिसे हम बेसिक एग्जम्पशन कहते हैं। राइट, जैसे 2.5 लाख या 3 लाख की जो छूट होती है। बिल्कुल, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट ने HUF को एक अलग कानूनी इंसान मान लिया है, तो उस HUF को भी वो बेसिक एग्जम्पशन अलग से मिल जाती है। ओह वाह, मतलब अगर मेरी अपनी पर्सनल सैलरी है और एक मेरे HUF की इनकम है, तो दोनों को अलग अलग टैक्स ब्रैकेट और छूट मिलेगी। जी हाँ, एकदम अलग। ये तो टैक्स प्लानिंग का बहुत ही जबरदस्त टूल हो गया। सही पकड़ा। और इसी वजह से लोग HUF बनाते हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, इनकम टैक्स एक्ट भी ये नहीं बताता कि HUF बनता कैसे है। क्या बात कर रही हैं? वहां भी डेफिनेशन नहीं है? नहीं, वो बस ये कहता है कि अगर कोई HUF मौजूद है तो हम उसे टैक्स के लिए एक अलग इंसान मानेंगे, पर वो बनता कैसे है ये नहीं लिखा। तो फिर एक आम आदमी या लॉ की पढ़ाई शुरू करने वाला स्टूडेंट इसे समझे कैसे, जब किताब में साफ परिभाषा ही नहीं है? तो एक परिवार कानूनी रूप से HUF कब कहलाता है? इसे समझने के लिए हमें थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल लॉ पर जाना पड़ता है। अगर मैं इसे बहुत आसान शब्दों में कहूं तो HUF एक पारिवारिक इकाई यानी एक फैमिली यूनिट। ठीक है, फैमिली यूनिट। इस यूनिट की शुरुआत हवा में नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक कॉमन एंसेस्टर से, यानी परिवार के एक साझा मुखिया से। उसके बाद आते हैं उसके वंशज, जिनको कानूनी भाषा में लीनियल डिसेंडेंट्स कहते हैं। राइट, बिल्कुल सही। और ध्यान रहे, 2005 के कानून में हुए बदलाव के बाद से इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं, और इस इकाई का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं इन पुरुष सदस्यों की पत्नियां। मतलब अगर हम इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें, मान लीजिए एक दादाजी हैं। वो हो गए हमारे कॉमन एंसेस्टर। फिर उनके बेटे, उनकी बेटियां और उन बेटों की बहुएं, ये पूरा कुनबा मिलकर एक जॉइंट फैमिली बनाता है। और जब ये जॉइंट फैमिली किसी पुश्तैनी संपत्ति को एक साथ होल्ड करती है, तो वही तो HUF है। एकदम परफेक्टली समझाया।
ये एक छत के नीचे रहने वाला या कम से कम संपत्ति में एक साझा हित यानी कॉमन इंटरेस्ट रखने वाला परिवार है। आगे बढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल फीचर्स HUF की मुख्य विशेषताओं का सिद्धांत पर। अच्छा, एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है। पूछिए, अगर मैं आज अपने भाई के साथ मिलकर एक नई कंपनी या बिजनेस शुरू करूं, तो क्या वो अपने आप HUF बन जाएगा? मतलब हम दोनों हिंदू हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो बन गया HUF? नहीं, यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। सिर्फ दो भाइयों के मिलकर बिजनेस करने से कोई HUF नहीं बन जाता। अच्छा, तो फिर क्या चाहिए होता है? एक जॉइंट फैमिली को कानूनी रूप से एक मजबूत HUF क्या बनाता है, इसके लिए हमें इसके मुख्य स्तंभों या फीचर्स को समझना होगा। मुख्य रूप से 5 ऐसे स्तंभ हैं जो इसके लिए अनिवार्य हैं। तो चलिए दर्शकों के लिए इन 5 स्तंभों को एक एक करके अनपैक करते हैं। पहला स्तंभ क्या है? सबसे पहला स्तंभ है कॉमन एंसेस्टर, यानी एक साझा पूर्वज। जैसा कि हमने अभी बात की, एक HUF की शुरुआत हमेशा एक पुरुष पूर्वज से मानी जाती है। राइट, टीके HUF का कोई वजूद ही नहीं है। मतलब प्रॉपर्टी होना जरूरी है। बिल्कुल। ये संपत्ति या तो पुश्तैनी हो सकती है, यानी एंसेस्ट्रल, जो पीढ़ियों से चली आ रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि परिवार के सदस्यों ने मिलकर अपनी मेहनत से कोई संपत्ति खरीदी हो, जिसको जॉइंट एक्विजिशन कहते हैं। हाँ, और अपनी मर्जी से उसे पूरे परिवार की साझा संपत्ति घोषित कर दिया हो। गॉट इट। तो मेरा और मेरे भाई का जो बिजनेस था वो एक जॉइंट वेंचर तो हो सकता है, पर जब तक वो हमारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के पूल से ना निकला हो, वो HUF प्रॉपर्टी नहीं है। एकदम सही। तीसरा स्तंभ क्या है? तीसरा और कानून की दुनिया का सबसे क्रांतिकारी स्तंभ है कोपासिनेर। पहले के समय में केवल घर के पुरुष सदस्यों को ही कोपासिनर माना जाता था। हाँ, ये मैंने पढ़ा था। पहले बेटियों को हक नहीं था। सही कहा। लेकिन 2005 के हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट के बाद कानून ने एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव किया। अब बेटियां भी जन्म से बेटों के समान अधिकार रखती हैं। उनका भी संपत्ति पर उतना ही हक है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, खासकर जब हम चौथे स्तंभ की बात करते हैं, जो है कर्ता यानी मैनेजर। हाँ, कर्ता का रोल बहुत बड़ा होता है। मैंने अक्सर अपने आसपास देखा है कि परिवार में जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे दादाजी या ताऊजी, वही सारे फाइनेंशियल फैसले लेते हैं, वही कर्ता होते हैं। देखिए, पारंपरिक रूप से सदियों से हम यही देखा है, परिवार का जो सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होता था वही कर्ता बनता था, सारी पावर उसके हाथ में होती थी। राइट। लेकिन आज के समय में कानून ने साफ कर दिया है कि एक महिला यानी एक बेटी भी अपने परिवार की कर्ता बन सकती है। ये सिर्फ कागजी बदलाव नहीं है, ये हमारे समाज की सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल, बहुत बड़ा शिफ्ट है। और पांचवा और आखिरी स्तंभ? पांचवा स्तंभ है यूनिटी ऑफ पोजेशन, यानी कब्जे की एकता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक परिवार का कानूनी रूप से बंटवारा नहीं हो जाता, यानी पार्टीशन नहीं होता, हाँ, तब तक किसी भी सदस्य का कोई विशेष हिस्सा तय नहीं होता। कोई ये नहीं कह सकता कि ये वाला कमरा मेरा है या ये आधी जमीन मेरी है। मतलब सब कुछ सबका है। बिल्कुल, जब तक परिवार एक है, सब कुछ सबका है। ये तो सच में बहुत सारी जानकारी हो गई। परीक्षा के दबाव में या कोर्टरूम की बहस में अक्सर स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स भूल जाते हैं, तो क्या कोई आसान तरीका है इन्हें याद रखने का? बिल्कुल है। इन विशेषताओं को दिमाग में लॉक करने के लिए एक बहुत ही शानदार मेमोरी लॉक टेक्निक है। इसे एक मेंटल मॉडल की तरह सोचिए। बस एक छोटा सा कीवर्ड याद रखना है, CJKU। CJKU। हाँ, C से कॉमन एंसेस्टर, J से जॉइंट प्रॉपर्टी, K से कर्ता और U से यूनिटी ऑफ पोजेशन। क्या बात है। एग्जाम में जैसे ही ये वर्ड HUF दिखे, तुरंत ये CJKU ट्रिक याद आनी चाहिए, और कोपार्सनरी तो इसके बीच का हिस्सा है ही। बहुत बढ़िया ट्रिक है ये। डॉक्ट्रिन ऑफ कोपार्सनरी वर्सेस HUF। कोपार्सनरी बनाम HUF का सिद्धांत पर आते हैं। आपने अभी कोपार्सनरी शब्द का जिक्र किया, और सच कहूं तो यहीं पर आकर मेरा थोड़ा दिमाग चकरा जाता है। ऐसा क्यों? और मुझे पता है कि स्टूडेंट्स भी यहीं सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है कि HUF का मतलब ही कोपार्सनरी है और कोपार्सनरी का मतलब ही HUF है, दोनों एक ही लगते हैं। ये एक बहुत ही वाजिब कंफ्यूजन है, लेकिन दोनों को एक ही समझ लेने की गलती बहुत आम है, और यही गलती एग्जाम में नंबर कटवाती है और असली जिंदगी में प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स पैदा करती है। तो इसे हम आसान भाषा में कैसे अलग अलग करके समझें? इसे एक बहुत ही आसान रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि HUF एक बहुत बड़ा घर है, एक बड़ा सा पारिवारिक मैंशन। ठीक है, एक बड़ा मैंशन। उस बड़े घर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं,
दादा दादी, बेटे बेटियां, बहुएं, ये एक वाइडर ग्रुप यानी बड़ा समूह है। समझ गया, एक बड़ा घर जहां सब रह रहे हैं। अब इस बड़े घर के अंदर एक खास कमरा है, एक बहुत सुरक्षित लॉकर रूम समझ लीजिए, जहां संपत्ति के असल अधिकार रखे हैं। उस खास कमरे को हम कोपासनारी कहते हैं। तो क्या उस बड़े घर के सभी लोग उस लॉकर रूम में जा सकते हैं? जी नहीं, यही सबसे बड़ा अंतर है। HUF रूपी बड़े घर में सभी सदस्य शामिल हैं, जिसमें घर की पत्नियां यानी बहुएं भी आती हैं। लेकिन कोपासनरी एक छोटा नैरो ग्रुप है। राइट। इसमें केवल वो लोग शामिल होते हैं जिनका संपत्ति पर जन्म सिद्ध अधिकार यानी बर्थ राइट होता है, यानी जिनका उस परिवार में जन्म हुआ है, दादा, बेटे, पोते और 2005 के बाद से बेटियां। अच्छा, मतलब घर की जो बहुएं हैं जो किसी और परिवार से ब्याह कराई हैं, वे HUF का हिस्सा तो हैं, पर वे को-पार्टनर नहीं होती। बिल्कुल सही पकड़े। उनका जन्म उस परिवार में नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें जन्म सिद्ध अधिकार नहीं मिलता। बहुएं उस बड़े घर का हिस्सा हैं, उन्हें मेंटेनेंस का अधिकार है, बंटवारे के वक्त हिस्सा मांगने का अधिकार है। लेकिन वे उस लॉकर रूम यानी को-पार्टनरी की जन्मजात सदस्य नहीं हैं। एकदम सही। क्या बात है, बड़े घर और खास कमरे वाले इस उदाहरण ने तो पूरा कॉन्सेप्ट शीशे की तरह साफ कर दिया। HUF एक बड़ा छता है और को-पार्टनरी उसके अंदर का एक एक्सक्लूसिव क्लब। सही कहा आपने। अब चलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉर्टेंट केस लॉज, महत्वपूर्ण केस लॉज का सिद्धांत। अब जब हम कानून के गहराई में जा ही रहे हैं, तो बिना कोर्ट के फैसलों के तो कोई भी चर्चा अधूरी है। हाँ, कानून तो जजमेंट से ही बनता है। क्योंकि थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन असली दुनिया में जब विवाद हुए तो जजेस ने क्या कहा, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कोर्ट के फैसले ही वो धागे हैं जो कानून की इस किताब को असल जिंदगी से जोड़कर रखते हैं। तो चलिए 4 ऐसे मील के पत्थर मुकदमों की कहानी सुनते हैं जिन्होंने HUF के कानून को पूरी तरह से आकार दिया। तो पहला केस है सुरजीत लाल छबड़ा वर्सेस CIT सुप्रीम कोर्ट 1975। इस केस की कहानी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, बताइए, इसमें क्या हुआ था? इसमें सुरजीत लाल नाम के एक व्यक्ति ने अपनी व्यक्तिगत मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को इनकम टैक्स बचाने के लिए HUF की संपत्ति मनाने की कोशिश की। अच्छा। उसने कोर्ट में दलील दी कि मैं, मेरी पत्नी और मेरी एक अविवाहित बेटी, हम तीनों मिलकर एक फैमिली हैं, इसलिए मेरी यह संपत्ति अब से HUF की संपत्ति मानी जाए और टैक्स भी उसी हिसाब से लगे। सुनने में तो ये टैक्स प्लानिंग का बहुत ही शानदार आइडिया लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। वो क्या? कोर्ट ने कहा कि केवल एक व्यक्ति और उसकी पत्नी या बेटी होने से कोई संपत्ति अचानक HUF संपत्ति नहीं बन जाती। HUF के अस्तित्व के लिए और उस संपत्ति को HUF संपत्ति मानने के लिए पहले से एक जॉइंट फैमिली और उसकी पुश्तैनी संपत्ति का होना जरूरी है। मतलब कोई भी व्यक्ति अकेले अपनी प्राइवेट संपत्ति को सिर्फ टैक्स बचाने के लिए हवा में से HUF का नाम नहीं दे सकता। एक बेस, एक पुरानी जॉइंट प्रॉपर्टी का पूल होना जरूरी है। एकदम सही। इसके बाद आता है दूसरा बड़ा केस, कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस चंद्र सेन, सुप्रीम कोर्ट 1986, 1986। ये केस संपत्ति के ट्रांसफर को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करता है। इसमें क्या हुआ था, कहानी थोड़ी डिटेल में बताइए। देखिए, इस केस में एक पिता और बेटे ने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लिया था। बाद में पिता की मृत्यु हो जाती है और हिंदू ससेशन एक्ट के तहत पिता की बची हुई व्यक्तिगत संपत्ति कानूनी वारिस होने के नाते बेटे को मिलती है। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल है। अब टैक्स वालों ने कहा, क्योंकि बेटा अपने परिवार के साथ रहता है, तो उसे पिता से जो संपत्ति मिली है वो उसके HUF की संपत्ति मानी जाएगी। तो कोर्ट ने क्या कहा? क्योंकि संपत्ति तो पुश्तैनी हुई ना, आखिर पिता से आई है। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून की बारीक लकीर खींची। कोर्ट ने साफ किया कि अगर किसी बेटे को अपने पिता से उनकी व्यक्तिगत संपत्ति विरासत में मिलती है, यानी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मिलती है, हाँ, तो वो संपत्ति बेटे के हाथ में आते ही अपने आप HUF की संपत्ति नहीं बन जाती। वो बेटे की अपनी व्यक्तिगत संपत्ति ही मानी जाएगी, जब तक कि वो बेटा खुद अपनी मर्जी से उसे अपने HUF में ना मिला दे। तो विरासत में मिली हर चीज सीधे HUF की नहीं होती। बहुत ही माइन्यूट लेकिन पावरफुल पॉइंट है ये। और अब बात करते हैं उस केस की जिसने सच में इतिहास रच दिया, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, सुप्रीम कोर्ट 2020। ये तो सच में लैंडमार्क जजमेंट है। 2005 में कानून तो बदल गया था कि बेटियों को समान अधिकार मिलेगा,
लेकिन बहुत सी टेक्निकल उलझनें थीं। राइट। जी हाँ, 2005 के बाद अलग अलग अदालतों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या इस नए कानून का फायदा उठाने के लिए पिता का 2005 में जीवित होना जरूरी है। कुछ कोर्ट्स कह रहे थे हाँ, कुछ कह रहे थे ना। इस 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरे जोश के साथ सब कुछ साफ कर दिया। कोर्ट ने बिल्कुल टूक शब्दों में कहा कि बेटियां जन्म से ही को-पार्सनर हैं। उनका अधिकार उनके जन्म लेने के साथ ही तय हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बेटों का। बिल्कुल। पिता 2005 में जीवित थे या नहीं, इससे बेटी के को-पार्सनरी अधिकारों पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी का अधिकार जन्म से है, न कि विरासत से। और इसी कड़ी में एक और ऐतिहासिक फैसला है, सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता, दिल्ली हाई कोर्ट, 2015। ये केस क्यों इतना खास है? ये केस इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इसने उस सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया कि केवल घर का सबसे बड़ा पुरुष ही कर्ता बन सकता है। सुजाता शर्मा केस में परिवार की सबसे बड़ी सदस्य एक महिला थी। अच्छा। घर के पुरुषों ने इस बात का विरोध किया कि एक महिला परिवार की मैनेजर या कर्ता कैसे हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने साफ समझाया कि जब 2005 के बाद बेटी एक को-पार्सनर बन गई है, यानी उसे उस लॉकर रूम में जाने का अधिकार मिल गया है। हाँ, तो अगर वो परिवार में सबसे बड़ी यानी एल्डेस्ट को-पार्सनर है तो उसे HUF की कर्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। रुकिए, यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर एक बेटी को-पार्सनर है और वो परिवार की कर्ता भी बन जाती है, तो शादी के बाद क्या होगा? अच्छा सवाल है। क्या इसका मतलब ये है कि घर के दामाद का भी उस HUF की संपत्ति पर अधिकार हो जाएगा? क्योंकि बेटी तो करता है, तो कल को दामाद आकर फैसले लेने लगेगा। ये बहुत ही शानदार और लॉजिकल सवाल है और अक्सर लोग यहाँ मात खा जाते हैं। लेकिन इसका कानूनी जवाब बहुत शांत और स्पष्ट है। बिल्कुल नहीं, दामाद का उस HUF पर दूर दूर तक कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा क्यों? वो तो बेटी का पति है ना? इसे लॉजिक से समझिए। बेटी जन्म से उस परिवार की को-पार्सनर है, इसलिए उसका हक है। लेकिन शादी होने से दामाद उस परिवार के कॉमन एंसेस्टर का वंशज यानी लिनियल डिसेंडेंट नहीं बन जाता। समझ गया। को-पार्सनरी सिर्फ खून के रिश्ते या जन्म से चलती है, शादी के सर्टिफिकेट से नहीं। दामाद अपने पिता की HUF का हिस्सा होगा, अपनी पत्नी के पिता की HUF का नहीं। वाह, मतलब कानून ने हर एक रिश्ते की सीमा बहुत सोच समझकर तय की है। भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं होता। अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टूडेंट एंड एग्जाम फोकस, छात्र और परीक्षा दृष्टिकोण का सिद्धांत पर। हाँ, ये हिस्सा लॉ एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। हम अपने इस डीप डाइव के आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं। ये पूरी चर्चा परीक्षा हॉल में बैठे एक लॉ स्टूडेंट या प्रैक्टिस शुरू करने वाले एक नए वकील के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए, कानून की किताबें अक्सर शब्दों के जाल से भरी होती हैं। जैसे लाइनियल डिसेंडेंट्स सुनने में कितना भारी शब्द लगता है ना? बहुत भारी लगता है। लेकिन रोजमर्रा की आसान भाषा में इसका सीधा सा मतलब है सीधी वंशावली, यानी आपकी सीधी पीढ़ियां, जैसे बेटा, पोता, परपोता। इसी तरह यूनिटी ऑफ पोजेशन का सरल अर्थ है कि जब तक बंटवारा नहीं, तब तक सबका सब पर हक। जब स्टूडेंट्स इन भारी शब्दों का सरल अर्थ समझ लेते हैं तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स अक्सर HUF की परिभाषा लिखते समय एक बहुत आम गलती कर देते हैं। वो क्या? वे को-पार्सनरी और HUF को मिला देते हैं और ये भूल जाते हैं कि HUF में पत्नियां शामिल होती हैं, लेकिन को-पार्सनरी में नहीं। बिल्कुल, यही कारण है कि परीक्षा में उत्तर लिखने की एक ठोस रणनीति होनी चाहिए। जब भी HUF पर सवाल आए तो सबसे पहले एक सरल परिभाषा दें कि ये एक पारिवारिक इकाई है। राइट। फिर वो CJKU ट्रिक का इस्तेमाल करके उसकी विशेषताएं लिखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने उत्तर का अंत हमेशा 2020 के वनीता शर्मा और 2015 के सुजाता शर्मा वाले रीसेंट केस लॉस का संदर्भ देकर करें। इससे क्या होगा? परीक्षक को तुरंत समझ आ जाएगा कि इस स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। उसे पता चल जाएगा कि आप करंट लॉ जानते हैं। बिल्कुल। और सुनने वालों, अगर ये कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बैठ गया तो ना सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे, बल्कि कल को कोर्ट रूम में जब आप वकील बनकर इसे अप्लाई करेंगे तो आपका आत्मविश्वास एक अलग ही स्तर पर होगा। सही कहा। HUF सिर्फ किताबों में लिखा एक विषय नहीं है। ये भारत में हमारे परिवारों के काम करने का, संपत्ति को सुरक्षित रखने का और टैक्स बचाने का एक बहुत ही गहरा कानूनी ढांचा है।
तो आज के इस डीप डाइव में हमने HUF की परिभाषा से लेकर उसकी विशेषताओं, को-पार्सनरी के अंतर और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों तक का सफर तय किया। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहती हूँ जिस पर हमने आज बात नहीं की है, लेकिन जो कानून की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस का विषय है। अच्छा, वो क्या है? इस पूरी चर्चा के बाद जरा सोचिए, अगर एक HUF के सभी सदस्य अचानक अपना धर्म बदल लें, मान लीजिए वो हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना लें, तो क्या उस संपत्ति का कानूनी दर्जा वही रहेगा? ओह वाओ! क्या वो HUF हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी या उनके अधिकार फिर भी सुरक्षित रहेंगे? इस पर जरूर विचार करें और खुद से रिसर्च करें। ओहो, क्या जबरदस्त सवाल है, दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाने पर मजबूर कर देने वाला। ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस सोचने पर मजबूर कर रहा है। देखिए, ज्ञान तभी कीमती है जब उसे सही तरीके से समझा जाए, उस पर सवाल उठाए जाए और उसे कोर्टरूम या असली जिंदगी में लागू किया जाए। सही बात है। तो आज के इस डीप डाइव में समय देने के लिए और कानून की इस जटिल गुत्थी को हमारे साथ सुलझाने के लिए सभी दर्शकों और स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नए नजरिए के साथ।